हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर में सबसे पहले आपको बताएंगे जहां पर हमास ने अमेरिका को भी दिया दर्द। जी हां दोस्तों, इजराइल पर तो किया हमला, लेकिन अमेरिका को भी तगड़ा वाला दर्द दे दिया अमेरिकी विदेश मंत्री का सबसे बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, अब अमेरिका भी क्या खुल्लम खुल्ला करेगा हमास पर अटैक। दोस्तों, आपको सबसे पहले बताएंगे बड़ी खबर, साथ ही साथ बताएंगे जहां इजरायली पीएम ने सेना को दे दी है कार्रवाई की खुली छूट, कहा जो हो सके वो करो। जी हां दोस्तों, अब तक हमलों में कुल 1000 से ऊपर की मौत की बड़ी खबर। जी हां, साथ ही साथ बताएंगे जहां पर इन हमलों में नेपाली 10 छात्रों की मौत की खबर। जी हां, और साथ ही सबसे बड़ा सर्वे बताएंगे उत्तर प्रदेश का, जहां अगर आज लोकसभा चुनाव हुए तो उत्तर प्रदेश में किसको मिलेगा फायदा। दोस्तों, एक से एक जानकारियां बताएंगे, बनेगा वीडियो अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का, भारतीय सेना का, भारत के संप्रभुता अखंडता का दिल से समर्थन करते हैं तो वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां हमास ने अमेरिका को भी दिया दर्द। अमेरिका बोला मारे गए लोगों में हो सकते हैं हमारे नागरिक। बताते हमास के सरप्राइज अटैक के बाद अब इजराइल रौद्र रूप में आ चुका है। गाजा स्थित हमास के ठिकानों पर इजराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। आतंकियों को चुन चुनकर मौत के घाट उतारा जा रहा है और हमास के कब्जे से बंधकों को छुड़ाने का प्लान भी तैयार किया जा रहा है। हमास के हमलों में अब तक इजराइल में अब तक 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 2000 से ज्यादा घायल हैं। और दोनों देशों को मिलाकर बात करें तो 1000 से ज्यादा मौतों की संख्या बढ़ चुकी है। इस बीच अमेरिका ने कहा है कि मारे गए लोगों और बंधकों में कुछ अमेरिकी नागरिक भी शामिल हो सकते हैं। रविवार को अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यह बात कही। ब्लिंकन ने कहा कि हमें रिपोर्ट्स मिली है कि इजराइल में मारे गए लोगों में अमेरिकी नागरिक भी शामिल हो सकते हैं। विदेश मंत्रालय उन रिपोर्ट्स के पुख्ता करने में जुटा हुआ है जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिकी नागरिकों को बंधक बनाया गया है। बता दें कि अमेरिका ने हमास के खिलाफ युद्ध में इजराइल के समर्थन का ऐलान किया है। ब्लिंकन ने यह भी कहा है कि अगर कोई अमेरिकी बंधक है तो उसकी रिहाई के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। इजराइल पर हमास के अप्रत्याशित हमले के एक दिन बाद रविवार को इजरायली सैनिक और हमास लड़ाकों के बीच दक्षिणी इजराइल में संघर्ष जारी रहा, जबकि इजराइल ने जवाबी हमले कर गाजा में कई इमारतों को जमीन दोज कर दिया। तो वहीं उत्तरी इजराइल में लेबनान के चरमपंथी समूह हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष से युद्ध के व्यापक पैमाने पर फैलने की आशंका बढ़ गई है। अब ऐसे में इजरायली सरकार ने सेना को खुली कार्रवाई की छूट दे दी और कह दिया है कि कुछ भी करो लेकिन इन आतंकियों को इजराइल से वापस जाने ना पाए और इनको किसी भी कीमत पर पकड़ने की बात कही गई और हमास में बड़े हमले की बात कही गई है। जी हां, साथ ही साथ इतना ही नहीं, आपको बता दें इजराइल में नेतन्याहू के समर्थन में आया पूरा विपक्ष। हमास के हमले के बाद भुलाए मतभेद बन सकती है आपातकालीन एकता सरकार। जी हां दोस्तों, इस संघर्ष के बीच इजराइल के शीर्ष नेताओं ने हमास चरमपंथियों के अप्रत्याशित हमले के बाद पैदा हुई जटिल स्थितियों को से निपटने के लिए आपसी मतभेदों को भुलाकर देश में एक आपातकालीन राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने की संभावना पर चर्चा शुरू हुई। दोस्तों, पूरा विपक्ष नेतन्याहू के समर्थन में आ गया है और सबने एकजुट होकर के इजराइल के समर्थन में दुश्मनों से लड़ने का पूरा मन बनाया है। दोस्तों, ऐसे में नेतन्याहू को इतिहास में सबसे बड़ा विपक्षी समर्थन मिला। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें जहां हमास के हमलों में 10 नेपाली छात्रों की मौत की सबसे बड़ी खबर इजराइल में दूतावास के अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। जी हां दोस्तों, बड़ी ही सैड खबर है नेपाल के लोगों के लिए, जहां पर हमास के हमले के चलते मौजूद स्थिति में इजराइल में लगभग 10 नेपाली छात्रों ने जान गंवा दी है। इजराइल में नेपाल दूतावास के अधिकारी ने न्यूज एजेंसी ANI को यह सबसे बड़ी जानकारी दी। ऐसे में बाहर देश के छात्र भी सुरक्षित नहीं है इजराइल में। जी हाँ दोस्तों, आपके मन में सवाल ये होगा कि भारतीय लोगों को लेकर और भारतीय छात्रों को लेकर क्या कदम उठाए गए, तो आपको बता दें इजराइल में फंसे भारत के 27 नागरिकों ने पार कर दी मिस्र की सीमा। मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ने दी इसकी जानकारी। जी हाँ, इजराइल में कई भारतीय फंसे हुए हैं और इस बीच मेघालय के सीएम कोनराड के संगमा ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी है कि इजराइल में फंसे मेघालय के लोग वहां से निकल चुके हैं। सीएम संगमा ने ट्विटर पर लिखा कि विदेश मंत्रालय और भारतीय मिशन के प्रयासों के तहत मेघालय के 27 नागरिक जो इजराइल में फंस गए थे वे सुरक्षित रूप से मिस्र की सीमा पार कर चुके हैं। इससे पहले मेघालय के मुख्यमंत्री ने इजराइल और फिलिस्तीन की जंग में फंसे राज्य के 27 लोगों को बचाने के लिए विदेश मंत्रालय से मदद मांगी थी। शनिवार को उन्होंने कहा था कि वो वहां फंसे लोगों को राज्य में वापस लाने के लिए मंत्रालय के संपर्क में है। इस पर दोस्तों केंद्रीय मंत्री ने क्या कहा वो आपको बता दें। भारत की विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमास हमले के बाद इजराइल में फंसे भारतीयों के लगातार मैसेज आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री के अनुसार
अनुसार पीएमओ वहां फंसे भारतीयों की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इससे पहले शनिवार को इजराइल में मौजूद भारतीय छात्रों ने वीडियो के माध्यम से कहा था कि वे भारतीय दूतावास के संपर्क में हैं और उन्होंने ये भी कहा कि हम बहुत डरे हुए हैं, बंकरों में छिपा रहे हैं अपनी जान। भारतीय छात्रों ने अपनी आप बीती भी सुनाई। जी हाँ, इजराइल में कल तक लगभग 18,000 भारतीय नागरिक हैं, जिनमें मुख्य रूप से इजरायली बुजुर्गों, हीरा व्यापारियों, IT पेशेवरों और छात्रों की देखभाल करने के लिए नियुक्त लोग शामिल है। इसी बीच इजराइल में फंसे भारतीय छात्रों ने अपनी आप बीती साझा करते हुए कहा कि वो तनावपूर्ण माहौल के बीच बहुत घबराए हुए और डरे हुए महसूस कर रहे हैं। भगवान का शुक्र है कि हमारे पास आश्रय स्थल और इजरायली पुलिस बल है, अब तक हम सुरक्षित हैं। हम भारतीय दूतावास के लोगों के संपर्क में हैं, हमारे आसपास एक अच्छा भारतीय समुदाय है और हम जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि भारत सरकार को जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके, सभी भारतीयों को सुरक्षित वापस भारत बुलाना चाहिए, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। इस पर आपका क्या टेक होगा दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ मोदी है तो हर चीज मुमकिन है कहना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां वायुसेना को एयरफोर्स डे पर मिला नया झंडा। इंडियन एयरफोर्स प्रमुख ने कहा, हर चुनौती का सामना करने के लिए हम हैं तैयार। जी हां, एयर चीफ मार्शल ने वायुसेना के नए ध्वज का किया अनावरण। कहा, ये ऐतिहासिक क्षण बता दें। वायुसेना रविवार को अपना 91 वहां स्थापना दिवस मना रही है। वायुसेना की 91वीं वर्षगांठ के मौके पर कल भारतीय वायुसेना को नया झंडा मिल गया, जिसके साथ ही यह दिन वायुसेना के इतिहास में ऐतिहासिक दिन के रूप में दर्ज हो गया। इस तरह नौसेना के बाद वायुसेना को नया ध्वज मिल गया है। नौसेना ने भी पिछले वर्ष ही नया ध्वज अपनाया था। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने वायुसेना की 91वें वर्षगांठ के मौके पर यहां आयोजित भव्य समारोह में नए वायुसेना ध्वज का अनावरण किया। इस मौके पर वायुसेना की ताकत और मारक क्षमता का प्रदर्शन करते हुए भव्य परेड निकाली गई। मुख्य अतिथि एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय वायुसेना हर चुनौती का सामना करने के लिए हर समय तैयार है। वायुसेना अध्यक्ष चीफ एयर मार्शल VR चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले 9 दशकों में भारतीय वायुसेना की ताकत लगातार बढ़ी है और ये दुनिया की बेहतरीन वायुसेना में से एक बन गई है। उन्होंने सवाल किया, लेकिन क्या इतना काफी है? यदि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की राह पर है, तो 2032 में जब हम 100 वर्ष पूरे करेंगे, तब तक भारतीय वायुसेना को सर्वोत्तम नहीं तो सर्वोत्तम में से एक होना चाहिए। जी हाँ, बता दें, वायुसेना दिवस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वायुसेना दिवस पर सभी वायु योद्धाओं और उनके परिवारों को शुभकामनाएं। भारत को भारतीय वायुसेना की वीरता, प्रतिबद्धता और समर्पण पर गर्व है। उनकी महान सेवा और बलिदान ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारा आसमान सुरक्षित है। अमित शाह ने भी सोशल मीडिया पर वायुसेना के स्थापना दिवस शुभकामनाएं देते हुए लिखा कि इंडियन एयरफोर्स डे पर वायुसेना कर्मियों को शुभकामनाएं। अपने फौलादी पंखों और साहस के दिल के साथ भारतीय वायुसेना ने युद्ध और शांति के दौरान देश के हितों की रक्षा की है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि इस शुभ अवसर पर मैं राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा के लिए उनकी अमूल्य सेवा और बलिदान को याद करते हुए नमन करता हूं। जी हां दोस्तों, ऐसे में आप लोग भी इंडियन एयरफोर्स को नए झंडे मिलने के लिए उनको कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा भारी मात्रा में, और आज जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि हर कोई कमेंट में कांग्रेचुलेशन कह सके और भारतीय वायुसेना के हौसलों को अफजा सके। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर आर्टिकल 370 के हटाए जाने के बाद हुए पहले LAHDC चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मारी बाजी। बता दें, लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद करगिल चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर अब तक 17 सीटें जीती हैं, जबकि मतगणना अभी जारी है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया कि 4 अक्टूबर को 26 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिनमें से अब तक 20 सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। प्रशासन 30 सदस्यीय लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद कारगिल के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत करता है और उनके पास मतदान का अधिकार होता है। अधिकारियों के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अब तक 9 सीटें जीती हैं, जबकि उसकी सहयोगी कांग्रेस ने 8 सीटों पर फतह दर्ज किया है। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटों पर विजय हासिल की है, जबकि 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में पड़ गई है। जी हाँ, चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और भाजपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला था। चलते अगली खबर की तरफ, जहां भारत की संप्रभुता में हस्तक्षेप के लिए चीन से आया फंड। न्यूज क्लिक पर दिल्ली पुलिस की FIR में चौंकाने वाली बातें। बता दें, दिल्ली पुलिस ने समाचार पोर्टल न्यूज क्लिक के खिलाफ आतंकवाद रोधी कानून, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी UAPA के तहत दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि बड़ी आपराधिक साजिश के तहत भारत की संप्रभुता में हस्तक्षेप करने और देश के खिलाफ असंतोष पैदा करने के इरादे से चीन से बड़ी मात्रा में धन आया। प्राथमिकी में दावा किया गया है कि यह विदेशी धन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रचार विभाग के सक्रिय सदस्य नेविली रॉय सिंघम द्वारा धोखाधड़ी से भेजा गया। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को समाचार पोर्टल को प्राथमिकी की एक प्रति दी।
एक दिन पहले दिल्ली की अदालत ने उसे ऐसा करने का निर्देश दिया था। दिल्ली पुलिस की प्राथमिकी में कहा गया है कि Xiaomi, Vivo जैसी चीनी दूरसंचार कंपनियों ने इस साजिश को आगे बढ़ाने के लिए भारत में अवैध रूप से विदेशी धन लाने के लिए PMLA यानी धन शोधन निवारण अधिनियम, FEMA यानी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन करते हुए भारत में हजारों छन्न कंपनियों को शामिल किया। जी हाँ, साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां चीन की मदद से हमास ने फेल किया इजराइल का सुरक्षा तंत्र, रशिया और ईरान ने भी की फिलिस्तीन की मदद। बता दें, शनिवार की सुबह फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर अचानक हमला किया और हजारों मिसाइल अटैक कर दुनिया को चौंका दिया। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि इजराइल भी ऐसा किसी हमले का सामना कर सकता है। हमले को जहां इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के लिए बड़ी असफलता करार दिया जा रहा है, तो वहीं अब उसके एयर डिफेंस सिस्टम पर भी सवाल उठने लगे हैं। इस बीच खुफिया एजेंसियों ने इजराइल पर किए गए बड़े हमले में रूस, चीन और ईरान की संलिप्तता की आशंका जाहिर की। आकलन में कहा गया है कि ईरान हमास को खुला प्रशिक्षण और राजनीतिक समर्थन प्रदान करता है, वहीं रशिया हमास से निकटता के लिए जाना जाता है। तो वहीं माना जा रहा है कि चीनी तकनीक के बिना इजराइल में इतना घातक हमला असंभव था। बड़ा सवाल ये उभर रहा है कि इजराइल के सहयोगी खुफिया जानकारी देने में कैसे विफल रहे। सूत्रों ने कहा कि ये देखते हुए कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हर जगह एजेंट है, फिलिस्तीन के किसी इलाके में एक साथ हजारों रॉकेट जमा करना असंभव है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस हमले को पूरी साजिश के साथ अंजाम दिया गया है। पिछले काफी समय से इस हमले की तैयारी की जा रही थी। जानकारों की माने तो हमले में कई देश शामिल हो सकते हैं। विशेषज्ञों का यहाँ तक कहना है कि कई बातें बहुत ही संदिग्ध है। ऐसा कैसे हो सकता है कि सभी अलर्ट सिस्टम एक साथ काम करना बंद कर देते हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रत्येक सिस्टम को विफल करने के लिए एक चीनी ट्रोजन का उपयोग किया गया ताकि वे सभी इजराइल में प्रवेश कर सके। यानी कि दोस्तों इसके पीछे भी चीन की मदद दिखाई दे रही है और इस मदद ने हमास को इजराइल में सुरक्षा तंत्र को तोड़ने में सबसे बड़ी मदद की है। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दें, उधर चीन ने कर दी है हमास की मदद, तो इधर भारतीय हैकर्स का मिला इजराइल को साथ। हमास पर किया साइबर अटैक, ऑफिशियल वेबसाइट ही उड़ा डाला। जी हाँ, इस्लामिक एक्टिविस्ट ग्रुप्स और इजराइल के बीच साइबर हमला तेज हो गया है और वहीं भारतीय हैकर्स इजराइल के पक्ष में उतर आए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश, सूडान और पाकिस्तान के हैकर्स जहां खुलकर इजराइल के पक्ष में उतर गए हैं और ऑफिस रियल और ऑफिस इजराइल वर्जन 2 कोड नेम से एक ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और ये ग्रुप्स इजराइल के कई सरकारी वेबसाइटों में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इजराइल की साइबर सिक्योरिटी को तोड़ पाना इतना आसान नहीं है। भारतीय हैकिंग ग्रुप्स ने फिलिस्तीन के नेशनल बैंक और टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जैसे फिलिस्तीनी वेबसाइट को निशाना बना डाला। जी हाँ दोस्तों, भारतीय मीडिया हैकर्स ग्रुप ने फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास की आधिकारिक वेबसाइट को हटाने का बड़ा दावा कर दिया है। जहां एक तरफ बांग्लादेश, सूडान और पाकिस्तान के हैकर्स इजराइल के वेबसाइट को तोड़ने में लगे हुए हैं, तो उधर भारत ने फिलिस्तीन के साथ बहुत बड़ा गेम रच दिया। दोस्तों जैसा कि आप वन इंडिया हिंदी वेबसाइट की ये न्यूज देख सकते हैं दोस्तों, जिन्होंने ये प्रकाशित किया और ऐसी बातें बताई गई हैं। चलते अगली खबर की तरफ, जहां लुफ्थांसा और एयर इंडिया के बाद अब फ्रांस ने भी रद्द कर दी तेल अवीव के लिए उड़ाने। बता दें, हमास के इजराइल पर हमले के बाद एयर फ्रांस ने तेल अवीव के लिए अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। इससे पहले एयर इंडिया और लुफ्थांसा ने भी इजराइल के लिए अपनी उड़ानें रद्द करने का ऐलान किया था। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने रविवार को कहा था कि एयर इंडिया की उड़ानें 14 अक्टूबर तक निलंबित रहेंगी। उन्होंने बताया कि एयरलाइन ने यह फैसला यात्री और चालक दल की सुरक्षा को देखते हुए लिया था। एयर इंडिया नई दिल्ली से तेल अवीव के लिए हर हफ्ते 5 फ्लाइटें ऑपरेट करती हैं। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां रूटीन चेकअप कराने एम्स पहुंचे दलाई लामा 2 दिन बाद धर्मशाला लौटेंगे। जी हां, तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने रविवार को दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में अपनी नियमित स्वास्थ्य जांच करवाई। इस दौरान वो पूरी तरह से स्वस्थ पाए गए। धर्मगुरु रविवार सुबह गगल हवाई अड्डे से दिल्ली रवाना हुए। वहां जाकर उन्होंने एम्स में अपनी स्वास्थ्य जांच करवाई, बॉडी चेकअप करवाया। उनके एक्सरे के अलावा कुछ अन्य टेस्ट किए गए। अभी दलाई लामा दिल्ली में ही एक होटल में रुके हुए हैं। 2 दिन तक एम्स में नियमित स्वास्थ्य जांच करवाने के बाद धर्मशाला लौटेंगे। बता दें कि 2 से 4 अक्टूबर तक मैक्लोडगंज स्थित मुख्य बौद्ध मंदिर में उन्होंने ताइवान के अनुयायियों के अनुरोध पर 3 दिन प्रवचन देना था, लेकिन हल्की सर्दी और जुकाम होने के कारण पहले 2 दिन उन्होंने प्रवचन नहीं दिए थे और अपने निवास स्थान पर आराम किया था। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां फिलिस्तीन पर मोदी सरकार ने बदली भारत की पॉलिसी। आपको समझा दे इजराइल का खुलकर समर्थन का क्या है भारत का मतलब। बता दें, पिछले साल जब इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर यूनाइटेड नेशन में वोटिंग चल रही थी, उस वक्त भारत ने वोटिंग से दूर रहने का फैसला किया था, जो इस बात का संकेत था कि भले ही भारत इजराइल के काफी करीब है, लेकिन अभी तक फिलिस्तीन को लेकर उसकी पॉलिसी बदली नहीं है। लेकिन
शनिवार को हमास के बर्बर हमले ने इजराइल को दहला कर रख दिया और सोशल मीडिया पर वायरल होती तस्वीरों ने बता दिया कि हमास के आतंकियों में इंसानियत नाम मात्र भी नहीं है। इजरायली महिलाओं के साथ बर्बरता की गई और इस आतंकी हमले को लेकर भारत का रुख स्पष्ट था, इजराइल का समर्थन। नई दिल्ली ने अभी तक विदेश मंत्रालय के माध्यम से आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर अपनी संक्षिप्त पोस्ट में दो बातें कही। उन्होंने हमास के हमले को आतंकवादी हमला कहा और इजराइल के साथ एकजुटता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी का ये ट्वीट इजराइल के बेगुनाहों के लिए है, जिसमें उन्होंने इस कठिन समय में उनके साथ सहानुभूति और एकजुटता दिखाई। लेकिन पीएम मोदी के इस ट्वीट का लहजा सावधानी पूर्वक बनाए गए संतुलन से अलग एक स्पष्ट बदलाव का प्रतीक है, जिसने इजराइल और फिलिस्तीनी आतंकियों के बीच पहले के गतिरोधों पर नई दिल्ली की प्रतिक्रिया को मौजूदा प्रतिक्रिया से अलग कर दिया। जी हाँ, अब ऐसे में दोस्तों भारत को किसका समर्थन करना चाहिए, आप लोग क्या कहते हैं कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। देखते हैं भारत की जनता की इस पर क्या राय है, क्योंकि जिस प्रकार से हमास के आतंकियों ने इजरायली लोगों के साथ बर्बरता किया है दोस्तों, स्पेशली इजरायली लड़कियों के साथ, इजराइल के फीमेल ऑफिसर्स के साथ, वो दिल दहला देने वाला था। उनको देखकर लगता ही नहीं कि फिलिस्तीन के आतंकवादियों में जरा भी इंसानियत बची होगी। जिस प्रकार से टांग हाथ तोड़ दिए गए हैं, कपड़े उतारकर नंगा घुमाया गया है दोस्तों, ये सब वास्तव में दिखाता है कि फिलिस्तीनी के ये हमास कोई संगठन नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा आतंकी संगठन है। चलते अगली खबर की तरफ, जहां इसी से जुड़ी खबर है, क्या खत्म हो जाएगा इजराइल के साथ सऊदी अरबिया का समझौता। हमास के हमले और ईरान के समर्थन ने बिगाड़ दिया समीकरण। बता दें, ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई के शीर्ष सैन्य सलाहकार ने कहा है कि तेहरान इजराइल के खिलाफ हमास के हमलों का समर्थन करता है और फिलिस्तीन और यरूशलेम की मुक्ति तक इस्लामी लड़ाकों का समर्थन जारी रहेगा। पॉलिटिको की रिपोर्ट के अनुसार ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के पूर्व कमांडर यहाँ रहीम सवी ने टिप्पणी से यह संदेह पैदा होगा कि तेहरान ने सुनियोजित हमलों में अपने पारंपरिक सहयोगी हमास का समर्थन करने में प्रत्यक्ष भूमिका निभाई है। पॉलिटिको ने बताया कि रहीम सफवी और अन्य वरिष्ठ ईरानी नीति निर्माताओं के हस्तक्षेप को ईरान के क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी सऊदी अरबिया द्वारा एक धमकी भरे संकेत के रूप में देखा जाएगा कि तेहरान रियाद को इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने से रोकने के लिए क्षेत्रीय संघर्ष को भड़काने के लिए तैयार है, जैसा कि अमेरिका चाहता है। हाल के हफ्तों में ईरान के नेताओं ने इजराइल और सऊदी अरबिया के बीच अमेरिकी संबंधित समर्थित प्रस्तावित समझौते का विरोध किया है। खामेनेई ने 3 अक्टूबर को कहा था कि इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने का लक्ष्य रखने वाले देश एक बड़ा जोखिम उठा रहे हैं। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां अंग्रेजी में गलत लिख दी सिंगापुर की स्पेलिंग, उच्चायुक्त ने दिलाया ध्यान, फिर एनडीएमसी ने सुधारी गलती। बता दें, सिंगापुर के उच्चायुक्त सिमोन वोंग ने एक साइन बोर्ड पर अंग्रेजी में अपने देश के नाम की गलत वर्तनी लिखे जाने की ओर ध्यान दिलाया, जिसके बाद नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी एनडीएमसी ने अपनी गलती सुधार दी। इसके बाद वोंग ने एनडीएमसी का आभार व्यक्त किया। वर्तनी में गलती के बारे में पूछे जाने पर एनडीएमसी के एक अधिकारी ने कहा कि पेंटर को गलत वर्तनी दी गई और उसने वही लिख दी। हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हुआ। हालांकि जैसे ही मामला सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे संज्ञान में आया, हमने गलती सुधार दी। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें, जहां सिक्किम में बाढ़ हादसे को लेकर बड़ी खबर, जहां पर 32 हुई मरने वालों की तादाद, 122 अब भी लापता, 41,000 से अधिक लोगों पर इसका बड़ा असर। बता दें, सिक्किम में तीस्ता नदी में आई अचानक बाढ़ के मलबे से 9 सैन्य कर्मियों सहित 32 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 100 से ज्यादा लापता लोगों की तलाश के लिए खोज अभियान अभी जारी है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक बुधवार तड़के बादल फटने से आई अचानक बाढ़ ने 41,870 लोगों को प्रभावित किया है। राज्य के अलग अलग हिस्सों से अभी तक 2563 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इतना ही नहीं, सिक्किम के ज्यादातर इलाकों का संपर्क दूसरे राज्यों से टूट गया है। चलते एक और खबर की तरफ, जहां पर अगर आज हुए लोकसभा चुनाव तो क्या उत्तर प्रदेश में होगा बीजेपी को नुकसान, आखिर क्या आई ओपिनियन पोल की रिपोर्ट। बता दें, देश इस वक्त चुनावी रंग में रंगा हुआ है। वजह है 3 बड़े राज्यों यानी राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाला लोकसभा चुनाव। माना यह जा रहा है कि इन तीनों राज्यों के चुनाव परिणाम ही आने वाले आम चुनाव की रूपरेखा को तय करेंगे। तो वहीं उत्तर प्रदेश में भले ही अभी चुनाव नहीं है, लेकिन यूपी की सीटें दिल्ली की सत्ता का रास्ता बनाती है और इसीलिए सियासी गलियारों में यह जुमला मशहूर है कि दिल्ली का राजा वही जिससे यूपी की जनता चुनेगी। देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री इसी राज्य ने दिए हैं, इसीलिए यहाँ की जनता का मूड क्या है इसे जानने के लिए इंडिया टीवी CNX ने एक ओपिनियन पोल किया, जिसमें यहाँ की जनता से प्रश्न पूछा गया कि अगर यूपी में आज लोकसभा चुनाव हुए तो कितनी सीटें जीतेगी भाजपा। इस पोल में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं, जिसे देखकर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए सरकार को हराने के लिए बने इंडिया अलायंस
अलायंस को करारा झटका लग सकता है। दरअसल इस पोल सर्वे में भाजपा को आज की डेट में 51% जनता का वोट मिल रहा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी को 25%, बीएसपी को 11%, कांग्रेस को 4% और अन्य को 9% जनता वोट कर रही है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि अगर आज इलेक्शन होते हैं तो बीजेपी को नुकसान बिल्कुल नहीं होने वाला। आंकड़ों के हिसाब से यूपी की 80 सीटों पर हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा 71 सीटें जीत तय कर सकती है, जबकि सपा को 4, कांग्रेस को 2, आरएलडी 1 और बसपा को 1 सीट और 1 सीट अदर्स के खाते में जा रही है। जी हाँ, जबकि अगर पूरी इंडिया की बात की जाए तो 543 सीटों में से एनडीए को 315, इंडिया गठबंधन को 172 और अन्य को 56 सीटें मिलती नजर आ रही है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि फिलहाल जनता का मूड भाजपा के ही पक्ष में है। अगर आप भी मानते हैं कि वास्तव में ऐसा ही है तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा और वंस अगेन पीएम मोदी जी कमेंट में जरूर कहिएगा। दोस्तों, अगर हम आपके थ्रू ये सर्वे करवाने की कोशिश करें तो क्या आप जवाब देंगे? अगर आज हुए लोकसभा चुनाव तो क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नुकसान होगा या बिल्कुल नहीं? देखते हैं क्या कहते हैं भारत की जनता, जरूर जवाब दीजिएगा। दोस्तों, चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर सीएम योगी के मंत्री ने किया जातीय जनगणना का समर्थन, पीएम नरेंद्र मोदी से की बड़ी मांग। बता दें कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद 15 अक्टूबर को गोरखपुर बस्ती मंडल से संवैधानिक सुरक्षा यानी आरक्षण यात्रा का शुभारंभ करेंगे। इसकी शुरुआत गोरखपुर बस्ती मंडल से होगी। गोरखपुर में वे खुद इसका नेतृत्व करेंगे और समाज के लोगों को बताएंगे कि किसी पार्टी ने कब उनके हक की रोटी, कपड़ा और मकान को छीना है। उन्होंने बताया कि गोरखपुर में इसका नेतृत्व वो खुद करेंगे। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 80 सीटों पर एनडीए चुनाव जीतेगी। उन्होंने कहा कि वे जाति जनगणना का समर्थन करते हैं, लेकिन इनकी विसंगतियों को पहले दूर किया जाना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक